नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले वो सवाल जो हमारा, आपका, सबका है। क्या शहर में जनता को हो रही परेशानी की शिकायत पुलिस से करना गुनाह है? अगर नहीं तो फिर मुजफ्फरपुर के एसएसपी को गुस्सा क्यों आया? दरअसल आरोप है कि शहर में जाम लगने की पुरानी समस्या को लेकर जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा जिला प्रभारी ने एसएसपी को फोन मिलाया तो एसएसपी जयंतकांत न सिर्फ भड़क गए बल्कि हम पार्टी के नेता को अपशब्द भी किया डाला। मुजफ्फरपुर का एक ऑडियो टेप इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें जिले के पुलिस कप्तान जवाब देने के बजाय गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। वैसे न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ साहब, नमस्कार। नमस्कार। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा जिला प्रभारी मुकेश पाठक बोल रहे थे साहब। सर ना कंटिन्यू अखाड़ा घाट है ना जाम चल रही है, अभी भी है ना 1.5 घंटा से जाम है। क्या करना है? जाम है तो हम क्या करेंगे? तो आगे जाम है तो अब देखिए कल स्टेटमेंट की वहाँ के जितना रेडी वाले लोग हैं हम दिए हुए हैं आपको, ना हम ज्ञापन दिए हुए हैं साहब। अरे ज्ञापन तो ज्ञापन से क्या करेंगे? हमारे ज्ञापन से काम होता है? कर रहा है तेरे ज्ञापन से कौन सा बहुत बड़ा कपिल देव बन जाओगा? तुम्हारे क्या औकात है ज्ञापन की? तुम्हारे ज्ञापन से क्या रोड खाली हो जाता है? रोड खाली साहब वाली बात क्या करते हो साहब? मेरे हाथ में है, वहाँ पर छोटा चौड़ी रोड चौड़ी नहीं है, इन्क्रोचमेंट है, मेरे हाथ में है। और हम नेता मुकेश पाठक जिनके साथ ये व्यवहार एसएसपी की तरफ से किया गया, खुद हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, आप ही से जानना चाहूंगी, कब से इस तरह की समस्या रहती है? कितनी बार, कहां तक आपने शिकायत की और किस तरह का जवाब आपको मिला है? विगत है ना 1 महीना से मैं है ना मुजफ्फरपुर जाम की समस्या को लेकर आवाज बुलंद करता आ रहा हूँ। इस विषय में मैंने है ना मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी महोदय सबको 26/11/20 को एक आवेदन भी दिया था और आज करीबन 5:10 पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के सरकारी मोबाइल 9473191283 पर मैंने कॉल किया। उस समय 1.5 घंटा से जाम अखाड़ा घाट में था। उनसे हमारी जो बात हुई और तो उन्होंने अभद्र भाषा का यूज किया। ये आपने शोभनीय नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आखिर कोई समस्या है तो उसकी शिकायत की जाएगी, लेकिन इस तरह का व्यवहार कैसे स्वीकार किया जा सकता है? लेकिन सवाल है कि क्या हर बार आपको इसी तरह का रिस्पांस मिला है जिस भी लेवल पर आपने शिकायत की है? जी, हमारे साथ यही होता आ रहा है। और ये एसएसपी महोदय की अगर हम बात करें तो क्या दूसरे मामलों में भी इनका यही व्यवहार रहता है? जब मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है तो मैं कैसे मानूं कि आम जनता है ना सुखी रहेंगे? मुकेश जी, जिन रेहड़ी वालों की ये बात कर रहे हैं, क्या उनको हटाना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? ये प्रशासन की काम है, ये प्रशासन की काम है। सर्विस लेन जाम रहता है और आपकी पुलिस है ना मुख्य दर्शन बने हुए रहते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, पुलिस प्रशासन का यह काम है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लेकिन जब इस पर सवाल उठाया जाता है तो 2 टका सा जवाब दिया जाता है, बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। मुकेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद यही करते हैं जी मुकेश जी बोले। शासन गलती करे और शासन की बदनामी हो, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या सवाल पूछना गुनाह है? अगर सिस्टम में कोई खराबी है तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की जाएगी। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम नीतीश के दर्द की। जहां बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बेमिसाल मानी जाती है, लेकिन 2020 में ये जोड़ी उस वक्त टूट गई जब नीतीश कुमार तो सीएम बन गए, लेकिन सुशील मोदी को
बीजेपी ने डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अब सुशील मोदी केंद्र की सियासत में अहम भूमिका निभाएंगे। सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बिहार की सियासत छोड़ सुशील मोदी का दिल्ली की ओर रुख करने के सवाल पर नीतीश कुमार का दर्द साफ साफ छलक गया। मोदी चले बिहार और बिहार सरकार आप करेंगे नहीं, हम लोग तो साथ इतने दिनों से काम किए। अब तो हम लोगों की तो इच्छा थी, सबको जग जाहिर है, लेकिन ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में इनको ले जाना चाहते हैं तो ये और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहें, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है। मोदी चले बिहार और बिहार सरकार आप करेंगे नहीं, हम लोग तो साथ इतने दिनों से काम किए। अब तो हम लोगों की तो इच्छा थी, सबको जग जाहिर है, लेकिन ये तो हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनको अब यहाँ के बजाय केंद्र में इनको ले जाना चाहते हैं तो ये और खुशी की बात है इनके लिए। और जो हमने कहा कि अब चारों सदन के सदस्य रह चुके, ये बहुत कम लोग हैं जो हर चारों के सदस्य रहें, तो ये अवसर इनको भी मिल रहा है। तो नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप, जो साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि हम तो चाहते थे कि साथ में काम कर सकें, लेकिन हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है, अपना फैसला होता है। लेकिन सुशील मोदी के लिए नीतीश का दर्द क्यों छलका, अब जरा इसे भी समझिए। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की केमिस्ट्री बेजोड़ मानी जाती रही है। 30 वर्षों से अधिक समय से बिहार भाजपा के चेहरे के रूप में पदस्थापित है। सुशील मोदी की पहली बार राज्य सरकार में शामिल नहीं किए गए हैं। हम आपको बताएं, पिछले 13 सालों से दोनों के बीच बेहतर तालमेल था। जब जब एनडीए की सरकार बनी, सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहे, लेकिन इस बार जब उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो उसी को लेकर आज नीतीश कुमार का दर्द छलक उठा। इधर आज सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद एनडीए के नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का दावा कर दिया। आंकड़ों के लिहाज से सुशील मोदी की जीत पक्की है, क्योंकि महागठबंधन के पास जादुई आंकड़ा नहीं है। हालांकि अभी तक महागठबंधन ने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सुशील मोदी नॉमिनेशन के बाद अभी निकल रहे हैं कमिश्नरी ऑफिस से। आप देखिए, सभी जो पार्टी के नेता हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। सुशील मोदी की गाड़ी आप देख पा रहे होंगे, सुशील मोदी सबका अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक जिम्मेदारी अब केंद्र में सुशील मोदी को दी गई है। राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है पार्टी की तरफ से। उसे लेकर काफी जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उत्साहित है। सुशील मोदी के नॉमिनेशन में एनडीए की तरफ से भरपूर एकजुटता दिखाई गई। पटना कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन के दौरान बीजेपी नेता तो मौजूद रहे ही, एनडीए के तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। सीएम ने सुशील मोदी को बधाई दी। बिहार की इतनी सेवा की है, पहले भी लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और अब तो चारों 3 सदन के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य रह चुके, विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के, और अब राज्यसभा के सदस्य होने जा रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद एनडीए नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि सुशील मोदी के लिए ये लड़ाई कोई मुश्किल नहीं है और जीत उन्हीं की होगी। जी हाँ, निश्चित रूप से उनकी जीत तय है। एनडीए के सभी घटक दल हमारे साथ हैं और हम लोग बहुमत में हैं। भाग्यशाली हैं कि राज्यसभा में उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय गृह मंत्री जी के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनको कार्य करने का मौका देने का दायित्व पार्टी ने दिया है और पार्टी के निर्णय से पूरा बिहार खुश है। हम लोग इसीलिए बधाई देने के लिए आए थे और हमारी पार्टी की तरफ से फुल समर्थन है और एनडीए मजबूती से सब पूरा समर्थन है और उनकी जीत सुनिश्चित है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब लोग संख्या बल जोड़ते हैं और गणित के सभी लोग जानकार हैं, तो जोड़ और घटाव सब लोग करके चुनाव के मैदान में आते हैं और ये सुनिश्चित था कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो चुनाव जीतेंगे और सुशील कुमार मोदी जी ने आज नामांकन किया है, वो चुनाव जीतेंगे।
नॉमिनेशन के बाद सुशील मोदी ने पार्टी नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी धन्यवाद दिया और जीत के लिए आश्वस्त भी दिखे। तो मैं फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत के लिए 123 वोट चाहिए, जबकि एनडीए के पास पहले से 125 वोट मौजूद है। वहीं महागठबंधन के पास केवल 110 वोट हैं। मतलब बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो सुशील मोदी की जीत पक्की है। वैसे महागठबंधन में अब तक यही तय नहीं हो पाया है कि प्रत्याशी कौन होगा, जबकि गुरुवार को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। नामांकन की तिथि कल तक है, यानी 3 तारीख तक कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जो अंतिम समय है उस तक अगर एक ही कैंडिडेट बचते हैं तो चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। यदि एक से अधिक कैंडिडेट होते तो चुनाव की आवश्यकता होती है। सुशील मोदी सर्वसम्मति से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं या चुनाव होता है, ये गुरुवार शाम तक पता चल पाएगा। वैसे राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद सुशील मोदी चारों सदनों के सदस्य बनने वाले नेता जरूर बन जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में एनडीए अगर सत्ता का हिस्सा रही है तो उसके पीछे कहीं न कहीं सुशील मोदी के राजनीतिक कौशल की बड़ी भूमिका रही है। क्यों खास हैं सुशील मोदी और कैसा है उनका राजनीतिक सफरनामा, जानते हैं 10 बड़ी बातें। सुशील मोदी 1990 में सक्रिय राजनीति में आ गए। पटना सेंट्रल विधानसभा सीट से वो चुने गए। 1995 और 2000 में भी वो विधानसभा पहुंचे। 1996 से 2004 के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2004 में भागलपुर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। वहीं 2005 में सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। वित्त मंत्रालय और कई अन्य विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही। 2010 में सुशील मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में फिर नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी उन्होंने संभाला। 2020 में राज्यसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए। तो ये रहा पूरा सफर सुशील मोदी का, शुरू से लेकर अभी तक का, और अब केंद्र की राजनीति में जाते हुए सुशील मोदी। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन बाद यानी 4 दिसंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिनों के दौरे के दौरान मोहन भागवत पटना में पूर्वांचल के राज्यों के संगठन की बैठक में शामिल होंगे। भागवत के दौरे को लेकर बिहार की सियासी हवा गर्म हो चुकी है। बिहार आएंगे मोहन भागवत, दौरे से पहले चढ़ा सियासी पारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 2 दिनों के लिए बिहार आने वाले हैं। 5 और 6 दिसंबर को पटना में होने वाली क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में मोहन भागवत शिरकत करेंगे। पटना में होने वाली संघ की बैठक में उत्तर और दक्षिण बिहार के साथ ही झारखंड के संघ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मोहन भागवत के दौरे से पहले ही बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। हर चीज को सियासी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस अब भागवत के दौरे को भी सियासी चश्मे से ही देख रही है। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर वो नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहेगी। वहीं कांग्रेस की सलाहियत पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने आईना दिखाने की कोशिश की। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के। अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? क्या उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। हम तो उन राज्यों में भी जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है हिम्मत तो रोक के देख ले। और पहले भी संघ कांग्रेस के समय में ही भी आगे बढ़ी थी
उस समय कुछ रोकने का प्रयास किया था तो और तीव्रता से बढ़ी थी। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं और चेतावनी देता हूं कि कृपया कर संघ प्रमुख के किसी भी दौरे पे टिप्पणी करना बंद कीजिए, वरना आपको सदाकत आश्रम में काम करना मुश्किल हो जाएगा। सियासत की जुबान चाहे जो कहे, लेकिन हकीकत यह है कि क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है। पटना में संघ की होने वाली कार्यकारी मंडल की बैठक उसी फैसले का नतीजा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब जरा इस खबर और कांग्रेस के विरोध का सच समझते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से भागवत 11 जगहों पर बैठक करने वाले हैं अपने दौरे के दौरान। पहले क्षेत्रीय मंडल की बैठक एक जगह होती थी, आज कांग्रेस ऐतराज जता रही है। लेकिन 2018 में प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करने नागपुर पहुंचे थे। आरएसएस और बीजेपी का विरोध कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है और यही वजह है कि विरोध के लिए विरोध करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ बदले नजर आ रहे हैं, बल्कि पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। सरकार ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है और 4 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। 16 नवंबर को 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने और चौथी बार सूबे की कमान संभालने के साथ ही नीतीश पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के 15 दिन के अंदर सीएम नीतीश के कई फैसलों ने साफ संदेश दे दिया है कि इस बार ना लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और ना ही विकास कार्यों को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार सत्ता संभालने के बाद पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे बिहार सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी बैठते हैं और जाहिर सी बात है पूरे बिहार में विकास की स्थिति क्या है यहीं से तय होता है। इस बार विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप संबंधित जिलों में जाएं और विकास कार्यों की असली स्थिति क्या है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाएं। सीएम नीतीश बिहार में चल रहे विकास कार्यों के जमीनी हकीकत का पता लगाने में जुट गए हैं, जिसकी तस्दीक सरकार की ओर से सभी विभागीय सचिवों को जारी ये चिट्ठी करती है। हमारे हाथ में एक लेटर है। संजय कुमार जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने तमाम सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा है, जिसमें विभागीय सचिव को आवंटित जिलों के भ्रमण एवं उन जिलों के कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विहित प्रपत्र तैयार करने के संबंध में सरकार की ओर से सभी विभागीय सचिवों को जारी चिट्ठी में सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत बताने के लिए कहा गया है। विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति को लेकर ये रिपोर्ट 4 दिसंबर तक सौंपने के लिए कहा गया है। यानी कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप तमाम जिलों में जाएं और सरकार के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं और इसके लिए जो डेट मुहैया कराया गया है 4/12/2020, यानी कि नीतीश कुमार जब विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो उन तक तमाम अधिकारियों की तरफ से जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार खुद भी हर साल दिसंबर के आखिरी में बिहार भर में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए यात्रा पर जाते रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी नीतीश दिसंबर के आखिर में यात्रा पर निकल सकते हैं। यही वजह है कि उससे पहले विकास कार्यों की जमीनी हकीकत संबंधी रिपोर्ट मंगवाई गई है। ये भी बताया जा रहा है कि अमूमन दिसंबर के अंत में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं। उसके पहले अधिकारियों को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है कि आपके जिला की स्थिति क्या है, आपके विभाग के विकास कार्यों की स्थिति क्या है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस बार विकास कार्यों में कोताही बरतने को जरा सा भी मूड में नहीं है। बीजेपी की माने तो चुनाव के दौरान जिन कमियों का एहसास हुआ है उन कमियों को दूर करने की ये कोशिश है। वहीं जेडीयू नीतीश के गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से इसे जोड़कर देख रहा है। चुनाव के दौरान जिन बातों को आभास हुआ, लगा कि कहां कमी रह गई है, उन कमियों को पूरा करना, उसको दूर करना और फिर से नई व्यवस्थाएं जो है हम दे करके आम लोगों के विश्वास को पुनः कायम कर सके, इस पर जो है सरकार काम कर रही है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है
कि सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति नीचे चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं ले पाता है या नहीं रखता है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का ध्यान हमेशा हर तरह की गतिविधियों पर होता है। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है बिहार का विकास। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है और उसी के तहत बिहार में काम भी हुए हैं। जनता को लाभ नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार चरम पर होता है और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सिर्फ आईवास के अलावा हम नहीं समझते हैं कुछ और। नीतीश के तेवर से साफ है, इस बार सीएम किसी भी मोर्चे पर कोई लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 28 नवंबर को सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी पर अधिकारियों की क्लास ली थी। बैठक के दूसरे ही दिन लापरवाही बरतने के आरोप में 4 थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा रोजगार देने के मोर्चे पर भी सरकार की ओर से खाली पदों का हिसाब मांगा जा चुका है, जबकि सीएम नीतीश फिर से जनता दरबार के जरिए लोगों से सीधे रूबरू होंगे। साफ है, सरकार न सिर्फ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, बल्कि सीएम नीतीश 2005 वाला तेवर फिर से अपनाने जा रहे हैं। पटना से साकेत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।